नमस्कार मित्रों, 16 सितंबर को पूरी दुनिया विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाती है। क्यों मनाती है? क्योंकि ओजोन एक लेयर है जो पृथ्वी के वायुमंडल के दूसरे लेयर यानी पहला जो ट्रोपोस्फेयर है, उसके बाद जो स्ट्रेटोस्फेयर है, उसमें जो ओजोन रहता है ये आपको अल्ट्रावायलेट लाइट से प्रोटेक्ट करता है। हालांकि ओजोन अगर आप बाकी वायु के कंपैरिजन में पाइएगा तो ये तो बहुत कम रहता है, लेकिन अगर इसको आप अर्थ के पर ले कर के एयर प्रेशर पर दबाइएगा तो ये केवल 3 मिलीमीटर थिक ही मिलेगा। लेकिन ओजोन लेयर तो कम है, लेकिन इसका महत्व बहुत है। तो ओजोन का जो डिप्लीशन पाया गया तो इसकी उस समय लोगों को पता चला कि अंटार्कटिका के पास जो है ओजोन का अच्छा खासा जो होल पैदा हो गया है। यानी बहुत सारे एरियाज़ में, यानी करीब करीब रूस और अगर कनाडा को मिला दिया जाए तब जो एरिया जो होगा, इन दोनों देशों के बराबर एरिया का अंटार्कटिका के पास गैप हो गया है और उसके चलते अल्ट्रावायलेट लाइट धरती के वायुमंडल में प्रवेश कर जा रहा है, खासकर अल्ट्रावायलेट सी, और उससे स्किन कैंसर वगैरह बढ़ने की आशंका है। तो इसके लिए ये मनाया जाने लगा कि भाई ये मदर अर्थ जो है और उसमें ओजोन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जो कि आपको वायुमंडल में हार्मफुल चीज़ों से बचाता है। तो लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए कि भाई ये ओजोन कितना ज़रूरी है मनुष्यता के लिए। अगर मनुष्यता चाहता है कि धरती पर वो लंबे समय तक रहे तो उसके लिए ये ओजोन के लेयर का जो डिप्लीशन हो रहा है उसको सुधारना और उसको फर्दर डिप्लीट नहीं होने देना, यही उद्देश्य है इस दिवस को मनाने का। कब से शुरू हुआ ये ओजोन दिवस मनाने की परंपरा जो है? आपको 1995 ईस्वी से शुरू हुआ। क्यों ये मनाया जाता है? कि जैसा कि मैंने बताया कि ये जागरूकता पैदा करने के लिए। अब सवाल उठता है कि सबसे पहले किन्होंने बताया कि ओजोन का जो परत है वो ख़राब हो रहा है? तो बहुत सारे, एक बार नेचर में पत्रिका में छपा, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने शोध के द्वारा ये पता लगाया कि बहुत बड़ा होल हो गया है। लेकिन ओजोन का और ख़ासकर क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या रिश्ता है, यह बताने का काम 2-3 साइंटिस्ट ने किया था, जो एक शेरवुड थे और एक मेलिना थे। तो ये दोनों साइंटिस्ट को 1995 का नोबेल प्राइज़ भी उसी के चलते मिला। इन्होंने सबसे पहले खोजा था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये ओजोन को डिप्लीट कर सकता है और इसके चलते नुकसान हो सकता है। तो लोगों का ध्यान इस पर गया और ये खोज की ओजोन का परत डिप्लीट हो रहा है खासकर क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन से, ये खोज जो हुआ था 1970 के दशक में हुआ। तो उसके बाद दुनिया जाग गई और लोग लग गए और अलग अलग, सबसे पहले वियना कन्वेंशन हुआ 1985 में। उसके बाद फिर मॉन्ट्रियल जो एक शहर है कनाडा में, वहाँ पर लोग बैठे और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और पर साइन लोग किए और एक ड्राफ्ट किया गया कि कैसे दुनिया जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निजात पाएगी। इसके लिए जो है एक प्रोटोकॉल बनाया गया, ड्राफ्ट बनाया गया और उसको तभी से वो बहुत ही प्रसिद्ध मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाने लगा। और अभी आप देखिएगा तो वियना कन्वेंशन का करीब करीब 35 साल हो गया और ये यूनाइटेड नेशंस का ये बहुत बड़ा अभियान था जो कि पूर्णतः सफल साबित हुआ। और क्योंकि अभी तक जो है हम लोगों ने उसके बाद इतना अचीव कर लिया है कि 1980 के दशक में जितना छेद था उस स्थिति को आप पुनः पा सकते हैं, जो अभी और बढ़ गया था 1980 के बाद। तो अब क्या है कि 2050 तक ये टारगेट है कि 1980 तक जो है जितना छेद था फिर से जो है वो अचीव आदमी कर लेगा। और अभी भी बहुत सारा होल को भर दिया गया है। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि टोटल यूनाइटेड नेशंस के सारे देशों ने 197 देशों ने मिल करके इस ट्रीटी पर साइन किया और ये बहुत ही पहला अभियान था। खासकर कहा जाता है, कोफी अन्नान ने कहा था कि जो यूनाइटेड नेशंस के रह चुके हैं डायरेक्टर जनरल, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि यूनाइटेड नेशंस के इतिहास में इतनी बड़ी सफलता और किसी का नहीं है। यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और वियना कन्वेंशन के जो 35 साल और 32 साल जो पूरे हुए, तो इस दौरान दुनिया जाग करके और उन सब चीज़ों का उत्सर्जन कम करने के लिए प्रेरित हुआ और जो है प्रतिज्ञाबद्ध हुआ और उसमें बहुत हद तक सफलता लोगों ने पाया है। तो ये विभिन्न एक्सप्लोरेशन के बाद ये देख लिया गया है कि वो होल जो है जो अंटार्कटिका के पास शुरू हो गया था, वो होल अच्छा खासा
भी भरना शुरू हो गया है। तो लेकिन ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि आप जो है ये एक दिन में ख़त्म नहीं कर सकते। तो इन सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि जो ओजोन का जो है गैस है, ये अगर आप देखिएगा तो ये दो ढंग से ये होता है, एक फ़ायदेमंद गैस है, एक नुकसान वाला गैस। तो यदि आप पृथ्वी का जो वायुमंडल का जो सबसे निचली लेयर है, यानी कि ज़मीन से लेकर के करीब करीब 18 किलोमीटर तक का जो एरिया है वायुमंडल का, उसको हम लोग ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। और इसमें अगर ओजोन बढ़ता है तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। लेकिन अगर ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर यानी ट्रोपोस्फेयर के जो ऊपर वाला लेयर है, यानी कि 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर पृथ्वी से ऊपर जाइएगा, तो 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच का जो जगह है, जो उसको स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, तो इस एरिया का जो ओजोन है वो होना चाहिए, क्योंकि वो यूवी लाइट को रोकता है। लेकिन यदि ट्रोपोस्फेयर यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल का जो निचली लेयर में अगर ओजोन बढ़ेगा तो उससे नुकसान होगा। लेकिन ऊपर में ओजोन चाहिए और नीचे में नुकसान होगा, ये इस ढंग से समझना है। नीचे में ओजोन इसलिए बढ़ता है क्योंकि बहुत सारा नाइट्रस ऑक्साइड का सबस्टांस पॉल्यूशन के रूप में निकलता है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से, तो उसके चलते जो वातावरण का जो खासकर जो ट्रोपोस्फेयर है, यानी जो धरती के जस्ट ऊपर वाला जो आकाश है, जिसमें मौसमी सारी घटनाएं होती हैं, जैसे बरसात, जैसे बादल, जैसे बिजली चमकना, वो सारा घटना जो है आपका ट्रोपोस्फेयर में होता है, जो कि 8 किलोमीटर ध्रुव के पास 8 किलोमीटर ऊंचा होता। और अगर आप विषुवत रेखा के पास जाइएगा तो वो वहाँ पर जो है 18 किलोमीटर ऊंचा होता। तो ये जो ट्रोपोस्फेयर वाला एरिया है, तो उसमें जो है कि ओजोन नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन रहना चाहिए। और स्ट्रेटोस्फेयर का जो लेयर का जो यानी कि 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर का जो ऊपर का एरिया है वायुमंडल का, तो पृथ्वी के सतह से 18 से 50 किलोमीटर ऊपर वाला जो एरिया है वायुमंडल का, उसी लेवल में फ़्लाइट जनरली ऑपरेट करती है। जो 0 से 18 किलोमीटर वाला एरिया है ट्रोपोस्फेयर, इसमें चूँकि मौसमी गतिविधियाँ बहुत होती हैं, इसलिए फ़्लाइट इसमें नहीं चलती हैं। फ़्लाइट हमेशा जो है उसके ऊपर वाले लेयर में चली जाती हैं, और वो स्ट्रेटोस्फेयर उसी में ऑपरेट करती हैं, और उसी में ओजोन लेयर भी है। और ये जो ओजोन लेयर होना ज़रूरी है, यानी ट्रोपोस्फेयर में ओजोन ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, और यदि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन कमता है तो उससे दिक्कत होता है। तो ये जो आपको बताए मोलिना और शेरवुड ने, जो है कि जिनको कि 1995 का नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री का मिला, उन्होंने ये खोजा था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है किस ढंग से ओजोन को डिप्लीट करता है, और ओजोन किस कदर ज़रूरी है वायुमंडल के ये अल्ट्रावायलेट लाइट को छानने के लिए। जो खतरनाक अल्ट्रावायलेट लाइट, खासकर अल्ट्रावायलेट विकिरण जो होता है वो A, B और C होता है। तो A और B तो धरती पर आता है, लेकिन C जो है वो C बड़ा ख़तरनाक है, वो तो कैंसर कराने का उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो जो C वाला पोर्शन होता है उसको जो है कि वो रोकने का काम करता है ओजोन लेयर, तो और बाकी विकिरण को भी कम करता है। तो ये जो है सबसे पहले खोजा था इन्होंने, जिनके लिए इनको 1995 का नोबेल प्राइज़ मिला। और 1995 ईस्वी से ये ओजोन दिवस भी मनाया जाने लगा। हालांकि मॉन्ट्रियल जो आपका प्रोटोकॉल है, वो मॉन्ट्रियल जो आपका साइन हुआ प्रोटोकॉल, तो वो तो आपको 16 सितंबर 1987 को साइन हुआ था। तो जो 16 सितंबर के दिन को इसलिए चुना गया क्योंकि उसी दिन ये प्रोटोकॉल साइन हुआ था। लेकिन इसको मनाने का निर्णय 2000 जो है कि निर्णय जो है 1994 ईस्वी में लिया गया, और इसलिए 1995 के 16 सितंबर से सबसे पहले ये मनाया जाने लगा। और हर साल ओजोन डे पर अलग अलग स्लोगन दिया जाता है। तो इस बार का स्लोगन है ओजोन फॉर लाइफ। जी हाँ, ये ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है कि अगर मानव सभ्यता को अपने फ्यूचर जनरेशन को भी पृथ्वी पर रखना है और सही सलामत रखना है, तो ओजोन के लेयर को बचाना होगा। तो इस हेतु ही इस दिवस को मनाया जाता है। लेकिन इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि हमारा वायुमंडल किस प्रकार से ये है। इसके बारे में भी 2-3 मिनट अगर आप सुनिएगा तो वो भी समझ में आ जाएगा कि जैसे पृथ्वी जो है जल, स्थल और आकाश, ये इसका तीनों अलग अलग रूप है। तो और इसके मिलने से जीवन तैयार होता है। ये तीनों का सही मिश्रण होना चाहिए, जल, थल और आकाश। तो अब जो है कि आकाश जो है, तो आप ऊपर जाइएगा तो देखिएगा कि वायुमंडल में जो सबसे ज़्यादा गैस है वो है आपका 78.9%, 8% आपका नाइट्रोजन है। दूसरा स्थान पर आता है ऑक्सीजन जो 20.93% है, और
उसके बाद आता है आपका हीलियम गैस जो 0.9% है, और उसके बाद आता है CO2 गैस जो 0.03% है। तो ये है, और उससे भी बहुत कम मात्रा में आपका जो ओजोन होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है। लेकिन ये कम मात्रा ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और ये कम मात्रा ही इंटरेक्ट करते रहता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से। जब भी अल्ट्रावायलेट लाइट उस पर पड़ता है तो ओजोन का जो फार्मूला होता है O3, यानी 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन जो है मिल करके वो बनाता है, जबकि ऑक्सीजन में 2 एटम ऑक्सीजन का होता है। तो जो है कि तो जब वो टूटता है, उस पर जब उस पर पड़ता है अल्ट्रावायलेट लाइट तो वो टूट जाता है, और टूट करके जो है फिर से ऑक्सीजन से मिल करके फिर वो बना लेता है, और इसी बीच में जो है कि अल्ट्रावायलेट लाइट को नीचे जाने से रोक देता है ऊपर में ही, ताकि हम लोग धरती पर बिल्कुल खतरनाक विकिरण से बच जाते हैं। तो ये तो उसका है। लेकिन ओजोन लेयर ख़राब इसलिए होने लगता है क्योंकि यदि हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन, खासकर कार्बन और उसके साथ क्लोरीन, फ्लोरीन, हैलोजन ग्रुप का कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा मात्रा में विसर्जित होगा, जो कि एयर कंडीशन से निकलता है, फ्रिज से निकलता है, ये प्लास्टिक के जलने से निकलता है, तो इसके वजह से क्या होगा कि जो है कि आपका वो ओजोन से जाके मिल करके वो जो है कि उसको तोड़ देगा, और तोड़ करके जो है कि उसको डिप्लीट करेगा, कम करेगा, और ये जा करके क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ मिल करके एक मॉलिक्यूल को निकाल लेगा उससे, और जो है कि उसको विखंडित कर देगा। और जब ओजोन कम रहेगा तो अल्ट्रावायलेट लाइट एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जो है कि पूरी दुनिया ने इकट्ठे होकर के जो है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को माना, और उसके बाद इसमें किगाली अमेंडमेंट भी किया गया। किगाली जो रवांडा की राजधानी है, अफ्रीकन देश, तो वहाँ पर सब लोग मिले, और 1 जनवरी 2019 से वो भी प्रोटोकॉल जो है, अमेंडमेंट जो है वो भी प्रभावी हो गया। और तो सब लोगों ने मिल करके एक समझौता किया कि भाई हम CFC का उत्पादन कैसे कम कर सकें। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जगह पर हाइड्रोफ्लोरो HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को उसके जगह पर किया जाने लगा। हालांकि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFC ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट कराता है, और उसकी वजह से जो है कि धरती का वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ता है। और टेम्परेचर भी ऐसा कहा जाता है कि अगर हम लोग इसी गति से ये कार्बन जो खासकर ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जैसे कि CO2 है, जैसे आपका नाइट्रस ऑक्साइड है, तो अगर क्लोरोफ्लोरो ये जो HFC है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, तो अगर इसका उत्सर्जन हम SF6 करके है, सल्फ़र या 6 फ्लोराइड, तो अगर हम इसके उत्सर्जन को नहीं रोकेंगे तो ये जो है कि 2100 सदी जाते जाते धरती का टेम्परेचर करीब 6 डिग्री ज़्यादा हो जाएगा। और ये 6 डिग्री ज़्यादा होने से सारा ग्लेशियर पिघल जाएगा, और उसके चलते समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से बहुत सारा जो द्वीपीय देश है उसका तो अस्तित्व ही मिट जाएगा। धरती का मौसम बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसीलिए लोग ग्लोबल वार्मिंग जिसके चलते धरती का बहुत सारा अन्न उत्पादन से लेकर के लोगों का जो स्वास्थ्य है वो भी प्रभावित होगा। तो इसीलिए लोग उसके लिए भी लगे हुए हैं कि भाई टेम्परेचर को भी नहीं बढ़ने दिया जाए। तो उसके लिए एक अलग प्रोटोकॉल है। ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म करने के लिए जो है कि वो अलग प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं उसको, और ये आपको क्योटो जापान में है। और वहीं पर लोग मिले तो उनका ध्येय था कि हम जो है ग्लोबल वार्मिंग को कम कर दें। तो ग्लोबल वार्मिंग को कम करना के लिए अलग प्रोटोकॉल है, और जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है उसको कम करने के लिए आपका ये जो है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, और दूसरा जो है आपका किगाली अमेंडमेंट। तो इसको इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल में सबसे बड़ा दिक्कत ये हुआ कि क्योटो प्रोटोकॉल उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया जितना मॉन्ट्रियल, यानी कि जो हम लोग ओजोन लेयर को डिप्लीट करने वाला जो प्रोग्राम बनाए मानव जाति ने बनाया, उसको तो उसमें सक्सेस मिला, लेकिन जो ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ जो प्रोग्राम बना ये क्योटो प्रोटोकॉल, उसमें उतनी सफलता नहीं मिली, क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े देशों ने कोऑपरेट नहीं किया। जैसे कनाडा उससे बाहर चला गया, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसको नहीं मानता है, और उसके बाद उसी में क्योटो प्रोटोकॉल के आगे ही पेरिस एग्रीमेंट हुआ, उसको भी US नहीं मानता। लेकिन बहुत सारे देश मानते हैं, लेकिन 144 देश जब तक नहीं मानेंगे तब तक वो बाध्यकारी नहीं होगा। इंटरनेशनल लॉ का जो तकाजा है उसके हिसाब से 144 देश को मानना चाहिए, लेकिन अभी तक 138 देश ही उस पर साइन किए हैं। तो इसी की वजह से पेरिस एग्रीमेंट जो है फुल फ्लेज लागू नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग के स्तर पर हम लोग उतना सफल नहीं साबित हुए हैं जितना कि ओजोन लेयर के डिप्लीशन के स्तर पर, जो खासकर जो अभी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हम लोग सफलता पाए हैं। 35 साल में जब से वियना कन्वेंशन हुआ, सबसे पहले 1985 में वियना कन्वेंशन हुआ, उसके बाद उसका प्रोटोकॉल बना,
ड्राफ्ट हुआ 1987 में, और जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते, और उसके बाद किगाली अमेंडमेंट हुआ जो कि 2019 से इफ़ेक्ट में आया है। तो ये जो है, तो हम, लेकिन दोनों मुद्दा है कि अगर आप CFC कम कीजिएगा तो उसके जगह पर यूज क्या कीजिएगा, उसके जगह पर आप यूज कीजिएगा HFC, और जो है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और HFC ग्लोबल वार्मिंग कराता है। तो मतलब आपको अल्टीमेटली ये सब चीज़ का यूज कम करना होगा, तभी सोल्यूशन है जो है कि आपका जितने भी आपके रेफ्रिजरेटर्स हैं, जो आपके एरोसोल स्प्रे वगैरह है, तो इन सबों का यूज कम करना होगा, और कूलेंट का यूज कम करना होगा, तभी जा कर के जो है कि हम लोग इसको सस्टेन रख पाएंगे। क्योंकि अचीव कर लेना और अचीव करते ही रहना ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी के लिए, और वायुमंडल को समझने के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के बाद फिर हीलियम है 0.9%, उसके बाद 0.03% CO2 है, और उसके बाद तो जो है कि जितनी भी जो भारी गैसें हैं वो नीचे रहती हैं वायुमंडल के नीचे, और ऊपर में जाइएगा तो वो हल्की गैसें रहती हैं। और अगर आप बांटिएगा वायुमंडल को तो टोटल जो है कि 5 भाग में बांट सकते। नीचे वाले को बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, जो कि 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर ऊंचा है, यानी कि धरती की सतह से उतना दूर तक। इसी में सारा मौसमी गतिविधि होता है, इसी में बादल बनता है, इसी में बिजली कड़कता है, इसी से बारिश होता है। लेकिन इसके ऊपर जो है वो है आपका, जिसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, तो इसमें जो है समताप मंडल है। ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है कि जैसे जैसे आप ऊपर चढ़िएगा टेम्परेचर कम होते जाएगा, जैसे जैसे ऊपर चढ़िएगा ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर कम होते जाएगा। 165 जो है कि प्रति 165 मीटर पर जो है 1 डिग्री टेम्परेचर जो है कम हो जाता है, यानी 1 किलोमीटर ऊपर जाइएगा तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है कम हो जाता है। तो ये तो है आपका जो है कि, लेकिन उसके बाद जैसे ही ऊपर जाइएगा तो समताप मंडल जिसको कहते हैं, और उसको ये भी कहा जाता है, उसको जो है कि आप जहाँ से ट्रोपोस्फेयर ख़त्म होता है और जहाँ से स्ट्रेटोस्फेयर शुरू होता है, यानी कि पहला हो गया ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद उसके ऊपर हो गया स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर जहाँ से शुरू होता है वहाँ पर -50 डिग्री टेम्परेचर रहता है, तो यानी उतना ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। लेकिन ये जो है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, ये समताप मंडल है, इसमें उल्टा इफेक्ट होता है। इसमें ऊंचाई बढ़ने से टेम्परेचर उल्टा बढ़ता है, लेकिन चूँकि वो उसी लेयर में सारे UV किरणों को जो है कि एब्जॉर्ब किया जाता है, इसलिए वो चूँकि हीट को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है। तो जो पृथ्वी के जस्ट ऊपर वाला वायुमंडल का लेयर है ट्रोपोस्फेयर, वहाँ पर तो टेम्परेचर आपका कमता है ऊंचाई के साथ, नीचे से ऊपर आइएगा तो टेम्परेचर कमेगा। और जो है कि लेकिन जैसे ही 18 किलोमीटर पहुँचते हैं, उस 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर ऊपर, धरती के सतह से 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर ऊपर जो स्ट्रेटोस्फेयर है, उसमें जो है कि टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगता है, -50 डिग्री हो जाता है 18 किलोमीटर पर, लेकिन उसके बाद फिर 0 डिग्री हो जाता है जब आप 50 किलोमीटर पर पहुंचते हैं, और उसके बाद फिर टेम्परेचर कमने लगता है। उसके ऊपर जो है स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है मिजोस्फेयर, मिजोस्फेयर के ऊपर है आयनोस्फेयर, और उसके ऊपर है एक्सोस्फेयर, और एक्सोस्फेयर जो है 10,000 किलोमीटर तक है, यानी पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो धरती से 10,000 किलोमीटर ऊपर तक है। सबसे बाहरी लेयर में जितना भी सैटेलाइट है वो रहता है, और जो है कि अभी जो ध्रुवीय विकिरण निकलता है, ध्रुवीय में लाइट निकलता है, पोलर लाइट जिसको बोलते हैं, वो जो है आयनोस्फेयर की वजह से में जो घटना घटता है उसकी वजह से होता है। तो कहने का मतलब हुआ कि हम जो धरती पर हैं तो वो हमको ये एक बैलेंस बना के रखना होगा कि हम लोग जो पेड़ को काट रहे हैं, करीब करीब 50 फुटबॉल के मैदान के बराबर का वन, के बराबर एरिया का वन इंसान 1 मिनट में काट देता है। यानी जितने देर में हम वीडियो बना रहे हैं उतने देर में अगर 30 मिनट का वीडियो है तो आप 30 से गुना कर दीजिए, 50 गुना 30, यानी कि 5 या 1500 जो है कि 1500 फुटबॉल का मैदान के बराबर का जो जंगल है इतनी देर में कट गया होगा। तो इस रफ्तार से हम लोग पेड़ों को काट रहे हैं, और जब हम काटते हैं जंगल तो केवल जंगल ही नहीं कटता है, उसके साथ जंगल में रहने वाले बहुत सारे जीव जंतु भी वो चले जाते हैं, उनका हैबिटेट भी लॉस होता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। और इसके वजह से होता क्या है कि जो पेड़ पौधा है ये आपका वातावरण का ऑक्सीजन CO2 खींच करके ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो इसके सारे चीज़ के चक्र चलते क्या होता है, ऑक्सीजन कमता है और CO2 बढ़ता है, और CO2 जो है कि बहुत अच्छा ग्रीन हाउस गैस है, यानी इसके वजह से टेम्परेचर धरती पर बढ़ता है। हालांकि ग्रीन हाउस गैसेस को हर हाल में ख़राब नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो आज के जो ग्रीन हाउस गैसेस के चलते ही
15 डिग्री है। अगर आप पृथ्वी का ओवर एवरेज टेम्परेचर लीजिएगा तो ये 15 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं रहे, यानी ट्रोपोस्फेयर नहीं, स्पेसफेयर नहीं रहे वायुमंडल का, तो उसके चलते क्या होगा, उसके चलते ग्रीन हाउस गैसेज अगर ख़त्म हो जाए तो उसके चलते आपका जो टेम्परेचर हो जाएगा -25 डिग्री, और -25 डिग्री पर जीवन बड़ा मुश्किल हो जाएगा धरती पर। तो इसीलिए ग्रीन हाउस गैसेज हमेशा ख़राब नहीं होता, ये अच्छा भी होता, ये आपको ये मेंटेन करके रखता है। उसी ढंग से जैसे ओजोन अगर एक खास स्ट्रेटोस्फेयर पर है तो वो अच्छा है, उसको अच्छा ओजोन कहा जाता, और लेकिन अगर ट्रोपोस्फेयर में है तो उसको ख़राब ओजोन कहा जाता। तो जीवन हमेशा एक संतुलन है, कोई भी चीज़ अच्छा और कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होता है। लेकिन गड़बड़ी तब होता है जब हम उस संतुलन को तोड़ते हैं, जब हम ज़्यादा वन काटते हैं, और जब हम ज़्यादा वन काटते हैं और वृक्षारोपण नहीं करते हैं तो उसके वजह से जो है CO2 ज़्यादा निकलता है और जो है कि ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो उसके वजह से वातावरण का टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो जिस ढंग से हम लोग काट रहे हैं पेड़ों को, अगर हम लोग नहीं सुधरे तो 2100 ईस्वी तक जाते जाते जो है कि इस सदी के अंत तक जाते जाते करीब 6 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और ये बड़ा ही भयावह पिक्चर होगा, क्योंकि इसमें ग्लेशियर सारा पिघल जाएगा। अभी भी अंटार्कटिका पर देखा गया है कि वहाँ पर शैवाल जमा है, और ये शैवाल जो है जमने का मतलब यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा है, तभी तो वही कार्बन जो है शैवाल के रूप में वहाँ पर फोटोसिंथेसिस से फिर से उस शैवाल के रूप में वहाँ पर आ गया है। तो इन सब चीज़ों पर लोगों को जागरूक करने के लिए ये वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है, ताकि लोग इन सब चीज़ों को समझें और कम से कम एयर कंडीशनर का प्रयोग करें, कम से कम जो है कि आपका फ्रिज या फिर रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करें, कम से कम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन करें, और जो है कि अगर कुछ डैमेज किए हैं धरती को तो उसकी भरपाई जहाँ तक हो सके वो उस ढंग से करें। तो जैसे कि आजकल जो क्योटो प्रोटोकॉल के बाद ही ये सब शुरू हुआ कि कार्बन फुटप्रिंट का ज़माना है, कि कौन देश कितना उत्सर्जन किया, क्योंकि कोई भी देश तरक्की किया, आप ये सोचिए ना कि कोई भी देश तरक्की किया, चाइना इतना तरक्की किया, USA तरक्की किया, तो अल्टीमेटली ये कार्बन उत्सर्जन करके ही किया। शरीर में धरती का बहुत सारा जंगल काटा और उसके जगह पर इंडस्ट्री बैठाया, तो उसके चलते ही उसके द्वारा ही वो अचीव किया अपना प्रगति। इसलिए चूँकि वो प्रगति अचीव किया है तो उसका देनदारी भी बनता है। इसीलिए कहा गया है कि जो देश गरीब मुल्क हैं तो उनको अगर मान लिया कि कोई देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन कम है, तो जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन कम होगा वहाँ पर जाहिर सी बात है वहाँ पर कार्बन उत्सर्जन कम होगा, और कार्बन उत्सर्जन जहाँ पर कम है और वो देश जहाँ पर उत्सर्जन ज़्यादा होता है वो क्या करता है, उससे कार्बन फुटप्रिंट खरीदता है। जैसे USA ज़्यादा अपने जितना लिमिट है उससे ज़्यादा वो खर्च करना चाहता है, तो वो उस देश से कार्बन फुटप्रिंट खरीदेगा जिसके देश में उतना उद्योग धंधा नहीं है, लेकिन उसका भी अधिकार है धरती पर, तो एरिया के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, तो उसको भी उतना कोटा दिया गया है। तो उसके एवज में क्या करेगा, वो अपना कार्बन फुटप्रिंट अमीर देश को बेच देगा, यानी अमीर देश और ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करेगा अपने लिमिट से भी ज़्यादा, और उसके एवज में वो उसको पे करेगा और वो टेक्नोलॉजी देगा जो टेक्नोलॉजी के द्वारा कार्बन उत्सर्जन को कम किया सकता है। जैसे कि सोलर पैनल उसको देगा, पवन ऊर्जा से बिजली पैदा करने का उपकरण देगा। तो ये सब चीज़ डेवलपिंग कंट्री को देगा, और इसके बदले में वो उसका कार्बन फुटप्रिंट यूज करेगा। ये इस प्रकार का सौदा है, और यही चीज़ पेरिस एग्रीमेंट में और अच्छे से लिखा गया है। तो लेकिन है कि अमेरिका और कनाडा और इस सब से बाहर है, तो इसके वजह से जो है कि ये लागू करने में बहुत सारी दिक्कत आ रही है। इवन जापान भी बाहर हो गया। तो इसीलिए जो है कि अब लोगों को समझना होगा कि भाई लोगों को जागना होगा, ये किसी एक देश की बात नहीं है, और जाग करके ही जो इस अपनी प्यारी धरती को हम ख़राब होने से बचा सकते। तो विश्व ओजोन दिवस हो या विश्व इन्वायरमेंट दिवस, अब तो एक और दिवस मनाया जाता है अमेरिका में, खासकर जो ओजोन जो बढ़ गया है वातावरण में। ये जो वातावरण जो आप बताए ओजोन यानी ख़राब ओजोन जो बढ़ रहा है वो ड्यू टू इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, तो उसको कम करने के लिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अस्थमा का चांसेस बढ़ गया अगर वातावरण में ओजोन बढ़ जाए, तो खासकर लोअर वाले लेयर में, यानी धरती के जो सबसे नज़दीक वाला हवा है ट्रोपोस्फेयर, तो उसमें अगर ओजोन बढ़ेगा तो वो नुकसान वाला ओजोन होगा। और जो स्ट्रेटोस्फेयर है, यानी कि जो धरती के जो 18 किलोमीटर तक तो ट्रोपोस्फेयर है, उसके ऊपर का जो वायुमंडल है उसमें अगर ओजोन, उसमें तो ओजोन ज़्यादा होना चाहिए, तो लेकिन उसमें नहीं होकर कि अगर ट्रोपोस्फेयर में ज़्यादा होगा तो उससे देखा गया है कि वो
जो है कि उसमें अस्थमा वगैरह का चांसेस बढ़ जाता है। और डेनेवार इंडेक्स होता है ओजोन के पैमाने को मापने के लिए कि कितना ओजोन है, उसका थिकनेस क्या है। चूँकि डेनेवार एक शहर है यूनाइटेड स्टेट्स का जहाँ पर कि जो है कि सबसे ज़्यादा ओजोन पॉल्यूशन पाया गया है, तो और वहाँ पर अस्थमा का चांसेस बढ़ गया है। हालांकि जब हम अपने अनुभव से मैं सीखता हूँ तो जैसा कि मैंने जो अभी तक देखा 90,000 मरीज़ देख करके, वो ये कि केवल बाहरी चीज़ों का रोल नहीं है, क्योंकि ओजोन अगर बढ़ भी गया है डेनेवर शहर में तो ऐसा नहीं कि सबको दमा हो गया। जो आदमी ज़्यादा चीनी खाएगा, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएगा और कम मेहनत करेगा, उसको अस्थमा एलर्जी बढ़ जाएगा। मैं अपने और वीडियोज़ में भी मैंने बताया है वो किस ढंग से हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, लो प्रोटीन डाइट और नहीं टहलना मनुष्य जाति को अलग से तबाह कर रहा है। तो सब बीमारी का जनक है इंसुलिन रेसिस्टेंस। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और कम मेहनत, ये ब्लंडर कम्बिनेशन है, इंसुलिन बढ़ाता है और इंसुलिन एलर्जी बढ़ाता है और एलर्जी से ही सारा रोग होता है। तो ये आप हमारे और वीडियोज़ में देख सकते हैं। जो ये वीडियो हमसे पहली बार जुड़े हैं, हमारे चैनल में पहली बार ये वीडियो ही देख रहे हैं, तो वो हमारे चैनल में जा कर के वो और मुद्दे पर कि बीमारी कैसे होता है वो भी देख सकते हैं। इंसुलिन रेसिस्टेंस एंड शुगर थ्योरी ऑफ डिजीज़, जो ये मेरा अंग्रेजी में भी एक वीडियो है, वो भी देख सकते। और जो है कि ये तो मैं ये कहना चाह रहा था कि लेकिन अभी पूरी दुनिया जो मानती है, पूरी दुनिया हमेशा बाहरी चीज़ों को ही जिम्मेदार ठहराना चाहती, तो वैसे केसेस में डेनेवर एक शहर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो वहाँ पर देखा गया कि वहाँ पर ओजोन पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो ओजोन को नापने का जो तरीका है, ओजोन लेयर को नापने का जो तरीका है, तो वो डेनेवर इंडेक्स कहते हैं उसको, तो उसी के नाम पर दे दिया गया, तो उसका नामकरण हो गया। तो ये एक मौका है, यानी 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे के मौके पर जो है एक ओजोन प्रोटेक्शन डे भी मनाया जाता। वही मैं बता रहा था कि जो हानिकारक ओजोन ज़्यादा नहीं बढ़ने देने के लिए ओजोन प्रोटेक्शन डे है जो यूएस में मनाया जाता है, और पूरे वर्ल्ड में जो मनाया जाता है वो ओजोन डे वो उस लेयर को बढ़ाने के लिए, ओजोन के लेयर को बढ़ाने के लिए स्ट्रेटोस्फीयर में इसके लिए मनाया जाता है। तो ये कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए इसको भी हमने सोचा कि अंत में क्लियर कर दूँ। तो ये था कुछ बातें, ये थी कुछ बातें जो वर्ल्ड ओजोन डे पर हर आदमी को जानना चाहिए, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये हम लोग के सबके सहयोग से होगा। जहाँ तक हो सके हमको एयर कंडीशंस के प्रयोग को कम से कम करना चाहिए। ख़त्म तो नहीं कर सकते, कम से कम करना चाहिए। और जो है कि जितना हो सके ये जो है कि हमारा रेफ्रिजरेटर का प्रयोग कम से कम करें, कूलेंट का प्रयोग कम से कम करें, और जो स्प्रे वगैरह का प्रयोग कम से कम करें, ताकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम लोग कम कर सकें, जब तक कि उसका विकल्प तैयार न हो जाए दुनिया में। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ज़रूर एक दिन मानव जाति इसको भी ओवरकम कर लेगा। जैसे कि 35 सालों में मॉन्ट्रियल आपका जो वियना कन्वेंशन के 35 सालों के अंदर मानव जाति ने अच्छा खासा ये वर्ल्ड ओजोन डे मनाते अच्छा खासा ये प्रगति अचीव कर लिया। जो कमी हुआ था उसको, जो होल बन गया था उसको हील करने में बहुत हद तक सफलता पाई है। तो आगे भी आपसे हम विभिन्न मुद्दों पर रूबरू होते रहेंगे, मिलते रहेंगे। और मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, एक्स एंड फर्स्ट HOD स्किन BD, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना। वैसे तो मैं एक चर्म रोग चिकित्सक हूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक चिकित्सक को अपने सराउंडिंग्स और अपने इन्वायरमेंट और अपने सारे सभ्यता संस्कृति से भी इक्वली वाकिफ़ होना चाहिए, रूबरू होना चाहिए। नहीं तो वो अपने मरीज़ का सही इलाज नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक आप ओवरऑल सराउंडिंग इन्वायरमेंट के बारे में ये परिपक्व नहीं है, तब तक निश्चित रूप से आप मनुष्यता और मनुष्य को होने वाली बीमारियों से भी सही तरीके से परिचित नहीं हो सकते, तो उसका इलाज सही तरीके से नहीं कर सकते। तो और वैसे भी ओजोन को सनस्क्रीन कहा जाता है। ये धरती का सनस्क्रीन है, जो कि जैसे हम लोग अपने चेहरे पर आप सनस्क्रीन यूज़ करते हैं तो आपको ख़राब अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है, और ख़ासकर UVA से। तो उसी प्रकार से जो है कि ये आपका धरती पर ही एक सनस्क्रीन लगा दिया गया है, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का लेयर है। तो आइए हम लोग मिल करके इसको बचाएं, और जो जो योगदान हम लोग कर सकते हैं वो योगदान करें, कि भाई कम से कम बिल्कुल नेचुरल इन्वायरमेंट में हम लोग रहने का प्रयास करें। आर्टिफिशियली क्रिएटेड एयर कंडीशनर्स का प्रयोग कम करें, और जितना ज़्यादा हो सके वातावरण से हिल मिल जुल के रहें। अगर कहीं पर भी हम पौधा काटते हैं तो उसको लगाएं भी। तो ये अगर रहेगा तो भी हम केवल अपने लिए नहीं, अपने फ्यूचर्स जनरेशन के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि उसके बाद भी
जनरेशन आएगा और ये धरती को सही रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सब लोग जागरूक हो जाएं इस मुद्दे पर। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। तो ये उम्मीद है कि मैं अपनी बातों को आप तक सही ढंग से संप्रेषित कर पाया हुआ होगा। अगर कुछ प्रश्न होंगे, कुछ शंकाएँ होंगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कोशिश करूँगा मैं हर मुद्दे पर जो भी जहाँ से मेरा से संभव हो सके। वैसे तो इधर थोड़ा सा मरीज़ बढ़ा है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी व्यस्तता हो गई है, इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो जा रहा है। तो इसीलिए जो है कि उम्मीद करता हूँ कि आगे भी वीडियो बना करके ये ज्ञान को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट करते रहना उचित होगा। तभी हमारी धरती एक जो है कि एक परिवार के जैसा हो सकेगी, जिसमें सबकी खुशहाली शामिल है। सबकी खुशहाली में ही मेरी खुशहाली है, ऐसा सही मायने में हो सके। तो मैं इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए सुखी रहें, स्वस्थ रहें, जहाँ भी रहें प्रसन्न रहें। वसुधैव कुटुंबकम का जो ख्याल है वो मन में हमेशा जीवित रहे। धन्यवाद।